दोस्तों, जो सस्पेंस थ्रिलर्स और क्राइम से जुड़ी कहानियां हम सुनते या पढ़ते हैं, उनके अंदर कुछ सब जॉनर्स भी होते हैं। उन्हीं सब जॉनर्स में से एक है लॉक्ड रूम मिस्ट्री, जो शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इन मिस्ट्रीज में जो क्राइम होता है, जो कि जनरली मर्डर ही होता है, वो या तो एक बंद कमरे में या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों में होता है जिनमें से ज़ाहिरी तौर पर कातिल का आना, कत्ल को अंजाम देना और फिर वहां से बच निकलना एकदम असंभव जैसा दिखाई पड़ता है। जैसे कि कोई एक कमरा है जिसमें कोई खिड़कियां नहीं हैं और दरवाज़ा भी बस एक ही है जो कि लॉक्ड है, और उसके बाद भी कातिल आता है और कत्ल को अंजाम देकर वहां से बच निकलता है। तो आखिर ये संभव कैसे होता है? पाठक के सामने सारे तथ्य रख दिए जाते हैं और काफी गहराई से सोच विचार करने के बाद भी ये बिल्कुल असंभव जैसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में किसी ने वहां क्राइम कैसे किया होगा। लेकिन कहानी का जो जासूस होता है वो अपनी खोजबीन और तर्कों से अंत में सारे रहस्य का पर्दाफाश करता है। इस तरह की कहानियां हमेशा से ही काफी पॉपुलर रही हैं और समय समय पर बहुत सारे लेखकों ने इन कहानियों को लिखा है। इस कड़ी में सबसे पहली कहानी जिसे माना जाता है वो है एडगर एलन पो की द मर्डर इन र्यू मॉर्ग, जिसे आप ऑलरेडी हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। शर्लॉक होम्स की भी 2 कहानियां इसी तरह की हैं, द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड और द एम्प्टी हाउस। ये भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इस जॉनर में जो सबसे मशहूर 10 किताबें हैं, यानी टॉप 10 बुक्स, उन्हीं में से एक आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। और ये एक फुल लेंथ नॉवल है और इसे लिखा है फ्रेंच राइटर गैस्टन लेरू ने। नॉवल का नाम है द मिस्ट्री ऑफ द येलो रूम। ये बहुत ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग कहानी है और इसे सुनने में आपको सचमुच बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि ये नॉवल फ्रेंच राइटर का लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली इसमें जगहों के और इंसानों के नाम फ्रेंच ही होंगे। अब फ्रेंच नाम इंग्लिश नामों से थोड़ा अलग टाइप के होते हैं और आपको सुनने में वो थोड़े अजीब या समझ में ना आने वाले लग सकते हैं। इसीलिए कहानी के जो मेन किरदार हैं उनका एक छोटा सा परिचय मैं आपको कहानी के शुरू में ही दे रही हूँ। कहानी का जो मेन किरदार है, यानी इसका मेन जासूस, उसका नाम है जोसेफ रूलेटाबिल। ये एक युवा शौकिया जासूस है और साथ में पत्रकार भी है। अपराध की जांच यही करता है। अगला कैरेक्टर है जीन सैनक्लेयर। ये एक वकील है और रूलेटाबिल का दोस्त है। और कहानी का जो मैं कैरेक्टर है, यानी कि जो कहानी को सुना रहा है, वो भी यही है। अगला किरदार है फ्रेडरिक लार्सन। ये पुलिस का जासूस है जो ऑफिशियल तरीके से इस केस की जांच कर रहा है। इसके बाद है मिस मथिल्डा स्टैंगरसन। ये एक वैज्ञानिक की बेटी है और खुद भी वैज्ञानिक है। कहानी में इसी का मर्डर होता है। बंद पीले कमरे में हुए हमले की यही शिकार है। अगला कैरेक्टर है प्रोफेसर स्टैंगरसन। ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, मथिल्डा के पिता हैं और शैटो डुग्लैंडिए के मालिक हैं। फ्रेंच में शैटो का मतलब होता है एक बहुत बड़ा विशाल भवन, जिसे मोटा मोटी तौर पर हिंदी में किला कह सकते हैं। अगला पात्र है रॉबर्ट डार्जेक। ये मथिल्डा का मंगेतर है और सॉर्बन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का प्रोफेसर है। इसके अलावा एक व्यक्ति है डैडी जैक। ये स्टैंगरसन परिवार का बूढ़ा वफादार नौकर है जो केस की जांच में अपना रोल निभाता है। इसके बाद है द ग्रीन मैन। ये एक रहस्यमयी मैदान रक्षक या गेम कीपर है जो पूरी तरह से हरे कपड़े पहनता है और रहस्य को और भी गहरा बनाता है। बस यही इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं नॉवल का पहला भाग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की कहानी, यानी कि नॉवल द मिस्ट्री ऑफ द येलो रूम का पहला भाग। अध्याय 1। एक विशेष भावना के असर में आकर मैंने जोसेफ रूलेटाबिल के उस असाधारण एडवेंचर की कहानी लिखनी शुरू की थी, लेकिन उसने इस घटना के बारे में किसी को भी बताने के लिए मुझे इतनी सख्ती से मना कर दिया कि मैं पिछले 15 सालों तक इस अपराध के बारे में लिखने में असमर्थ रहा। कुछ समय के लिए तो मुझे लगा था कि शायद लोग कभी भी पीले कमरे का रहस्य नाम की उस अद्भुत घटना की पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे, जिससे कई रहस्यमय, खूंखार और रोमांचक घटनाओं की शुरुआत हुई थी और जिनसे मेरा दोस्त बहुत ही नज़दीकी तौर पर जुड़ा हुआ था। अगर हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टैंगरसन को लीजन ऑफ ऑनर के ग्रैंड क्रॉस मेडल से सम्मानित किए जाने के मौके पर एक इवनिंग न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल लिखकर उस भयानक घटना का जिक्र नहीं किया होता, तो शायद ही इस विचित्र घटना के बारे में आम लोगों को जानकारी हो पाती।
पीले कमरे का रहस्य 15 साल पहले घटी वो घटना थी जिसे लेकर उस वक्त खूब चर्चाएं हुई थीं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि लोग किसी भी इस तरह की या किसी भी तरह की घटना को ज्यादा दिनों तक याद नहीं रखते, जल्दी ही वो उसे भूल जाते हैं। और ठीक यही हुआ पीले कमरे के रहस्य के साथ भी। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि जिस समय ये मामला सुर्खियों में था, उस वक्त दुनिया भर के लोग महीनों तक इस घटना के बारे में चर्चा करते रहे थे। और जब इस समस्या का समाधान सबके सामने आया था, तो जो लोग इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे वो सभी के सभी हैरान रह गए थे। ये रहस्यमय घटना एक नाटकीय पहेली की तरह पुराने यूरोप और नए अमेरिका दोनों को समान रूप से मोहित कर चुकी थी। और इस रहस्य को हल किया था उस समय के एक प्रसिद्ध अखबार के पत्रकार 18 साल के युवक जोसेफ रुलेटाबिल ने। जब उसने असाइज अदालत में पूरी घटना की व्याख्या करके बताई थी, तब भी उसने सारी बातों का खुलासा नहीं किया था। उसने सिर्फ इतना ही बताया था जिससे एक निर्दोष व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित की जा सके। लेकिन जिस कारण से उसने उस वक्त वो चुप्पी साधी थी, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए अब समय आ गया है कि सब कुछ साफ साफ बता दिया जाए। और इसीलिए आप सभी अब उन तथ्यों को जानने जा रहे हैं जिनको उस समय दबा कर रखा गया था। मैं इस वक्त आपके सामने इस केस से जुड़े सारे तथ्यों को ठीक उसी तरह प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जैसे कि यह घटना शैटो ग्लैंडिए में नाटकीय रूप से प्रदर्शित होने के अगले दिन पूरी दुनिया के सामने रखी गई थी। 25 अक्टूबर 1892 को टेम्प नाम के अखबार में ये रिपोर्ट छपी थी। ग्लैंडिए क्षेत्र में सेंट जेनेविव वन की सीमा पर एपिने सुर ओर्ग के ऊपर प्रोफेसर स्टैंगरसन के घर में एक भयानक अपराध हुआ है। उस दिन रात में जब शैटो के मालिक मिस्टर स्टैंगरसन अपनी लैब में काम कर रहे थे, तभी लैब के पास के कमरे में सो रही उनकी बेटी मैडम मथिल्डा स्टैंगरसन की हत्या करने का प्रयास किया गया। जब डॉक्टरों से मथिल्डा के बचने की संभावना के बारे में पूछा गया तो वे इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। पेरिस के लोगों पर इस खबर का क्या प्रभाव पड़ा, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। उस समय का पढ़ा लिखा जो समाज था, वो प्रोफेसर स्टैंगरसन और उनकी बेटी के रिसर्च में गहरी रुचि ले रहा था। ये रिसर्च रेडियोग्राफी के क्षेत्र में शुरुआती प्रयास थे और बाद में यही प्रयास मैडम क्यूरी और उनके पति के लिए रेडियम की खोज का मार्ग खोलने वाले थे। सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि प्रोफेसर जल्दी ही साइंस एकेडमी में अपनी नई थ्योरी मैटर की असंगति पर एक इंटरेस्टिंग पेपर पेश करेंगे, जो एक ऐसी थ्योरी होगी जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित ट्रेडिशनल विज्ञान की परिभाषा को बदल देगी। अगले दिन सभी अखबार इस दुखद घटना की खबर से भरे हुए थे। माता समाचार पत्र ने एक अलौकिक अपराध शीर्षक से अज्ञात लेखक द्वारा लिखा ये लेख प्रकाशित किया था। अब तक हम शैटो दी ग्लैंडिए में हुए अपराध के बारे में जो जानकारी जुटा सके हैं वो इस प्रकार है। प्रोफेसर अपनी रिसर्च में इतने तल्लीन थे कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, जबकि घायल मथिल्डा इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए हमारी जांच में काफी मुश्किल हो रही है। उस रात पीले कमरे के अंदर मथिल्डा के साथ असल में क्या हुआ जिससे वो मौत जैसी पीड़ा में तड़पती हुई जमीन पर पड़ी मिली, ये इस समय हमारे लिए तय करना संभव नहीं है। आखिरकार हम स्टैंगरसन परिवार के एक पुराने बूढ़े नौकर डैडी जैक का इंटरव्यू लेने में सफल हुए। डैडी जैक उस दिन प्रोफेसर के साथ पीले कमरे में दाखिल हुआ था। वो कमरा लैब के ठीक बगल में है। लैब और पीला कमरा शैटो से करीब 300 मीटर दूर एक बगीचे के किनारे पर बने हुए हैं। डैडी जैक ने हमें बताया, उस समय रात के 12:30 बज रहे थे। मैं उस वक्त लैब में ही था जहां मिस्टर स्टैंगरसन अभी भी काम कर रहे थे। तभी ये घटना घटी। मैंने शाम को ही सभी उपकरणों को धो पोंछ कर ठीक से सजा दिया था और अब मिस्टर स्टैंगरसन के सोने जाने का इंतजार कर रहा था। उनकी बेटी मैडम स्टैंगरसन करीब आधी रात तक अपने पिता के साथ काम करती रहीं। जब घड़ी ने 12 बजाए तो वो काम बंद करके उठ खड़ी हुईं। उन्होंने मिस्टर स्टैंगरसन के माथे पर एक चुंबन देकर उन्हें गुड नाइट कहा और फिर लैब से पीले कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गईं। यहाँ मैं बता दूं कि लैब और पीले कमरे के बीच एक दरवाज़ा है और सिर्फ उस दरवाजे से ही कमरे में दाखिल हुआ जा सकता है। फिर जाते समय मैडम ने मेरी ओर देखा और कहा, गुड नाइट डैडी जैक। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और पीले कमरे में चली गईं। हम लैब में बैठे हुए कमरे के दरवाजे की कुंडी लगने
और ताला बंद किए जाने की आवाजें सुन सकते थे। इस पर मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। मैंने मिस्टर स्टैंगरसन से कहा, मैडम ने दरवाजे को भीतर से बहुत अच्छी तरह बंद कर दिया है, शायद शैतान के डर से, जिसे लोग बेतेद्यू बौदेऊ कहते हैं। मेरे मालिक अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए थे और उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी समय हमें दूर से एक बिल्ली के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या ये बिल्ली हमें पूरी रात जगाए रखेगी? और आपको एक और बात बता दूं, अक्टूबर के अंत में यानी इस समय मैं पीले कमरे के ठीक ऊपर बनी हुई अटारी में रहता हूं, ताकि इस बात का ध्यान रख सकूं कि मैडम स्टैंगरसन रात के समय अकेले बगीचे में ना निकल जाएं। ये मैडम की एक आदत थी कि वो इस सुहाने मौसम में रात के समय बगीचे में अकेले टहलती थीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें शैटों में रहने की तुलना में यहाँ रहना ज्यादा पसंद था। 4 साल पहले जब ये लैब बनी थी, तब से वो हर साल बसंत में यहाँ आकर रहती हैं और सर्दी आते ही शैटों में लौट जाती हैं, क्योंकि पीले कमरे में कोई फायरप्लेस या चिमनी नहीं है। मैं और मिस्टर स्टैंगरसन उस समय लैब में ही बैठे हुए थे। हम कोई आवाज नहीं कर रहे थे। मालिक अपने काम करने की मेज के सामने बैठे थे और मैं अपने काम निपटाकर उनसे थोड़ी दूर एक कुर्सी पर बैठा था। मैं उनकी तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, कितने अद्भुत व्यक्ति हैं, कितने बुद्धिमान, कितना ज्ञान है इनमें। मैं यहाँ इस बात पर एक बार फिर से जोर देना चाहूंगा कि हम बिल्कुल चुप थे और शायद इसीलिए अपराधी ने सोचा कि हम वहां से चले गए हैं। जब दीवार की घड़ी में रात के 12:30 बजे, तभी अचानक पीले कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख मैडम स्टैंगरसन की थी, जो चिल्ला रही थी, खून खून, बचाओ, पिताजी पिताजी बचाओ। जैसे ही हमने चीखें सुनी, हम दोनों जल्दी से खड़े हो गए और कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़े। लेकिन सब बेकार था। दरवाजा अंदर से कसकर बंद था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैडम ने कैसे दरवाजे को कुंडी और ताला लगाकर बंद किया था। हमने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिस्टर स्टैंगरसन तो उस समय जैसे पागल से हो गए थे, और क्यों ना होते। वो अभी भी कमरे के अंदर से अपनी बेटी की दर्दनाक आवाजें बचाओ बचाओ सुन रहे थे। वो दरवाजे पर जानवरों की तरह प्रहार कर रहे थे, गुस्से में चिल्ला रहे थे और साथ ही अपनी बेबसी पर बुरी तरह से रो भी रहे थे। उसी पल मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने चिल्लाकर कहा, अपराधी जरूर कमरे की खिड़की से अंदर आया होगा। मैं खिड़की के पास जा रहा हूँ। फिर मैं तेजी से लैब से बाहर निकला और मुख्य हॉल के ऊपर से दौड़ा। पीले कमरे की खिड़की ऐसी जगह पर थी कि घर से सटी हुई बगीचे की दीवार मुझे खिड़की के पास पहुंचने से रोक रही थी। खिड़की तक पहुंचने के लिए मुझे पहले बगीचे के बाहर जाना था। मैं गेट की तरफ दौड़ा। रास्ते में मुझे द्वारपाल बर्नियर और उसकी पत्नी मिले, जो पिस्तौल की आवाज और हमारी चीख पुकार सुनकर वहां आ गए थे। मैंने जल्दी से उन्हें सारी घटना समझाई और बर्नियर को मिस्टर स्टैंगरसन की मदद करने के लिए भेज दिया, जबकि उसकी पत्नी ने गेट खोलने में मेरी मदद की। 5 मिनट के अंदर मैं और बर्नियर की पत्नी पीले कमरे की खिड़की के सामने थे। आकाश में चांद चमक रहा था और उसकी रोशनी में मैं साफ देख सकता था कि खिड़की को किसी ने छुआ तक नहीं था। खिड़की को सुरक्षित रखने वाली सलाखें न सिर्फ अपनी जगह पर थीं, बल्कि उनके अंदर के पल्ले भी ज्यों के त्यों बंद थे, जिनको शाम को मैंने ही बंद किया था, जैसा कि मैं हर दिन करता था। हालांकि मैडम ने मुझसे कहा था कि मुझे खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है और ये काम उन्हें खुद करने देना चाहिए, क्योंकि वो जानती थी कि मैं पूरे दिन की मेहनत के बाद थक जाता हूँ। लेकिन फिर भी वो खिड़की मैंने जिस तरह से छोड़ी थी वैसी की वैसी ही थी, अंदर से लोहे की कुंडी से बंद। इसलिए अपराधी के लिए उस रास्ते से अंदर जाना या बाहर निकलना असंभव था और मैं भी उस रास्ते से अंदर नहीं जा सकता था। ये पूरी घटना इतनी अजीब थी कि किसी को भी पागल बना देने के लिए काफी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे की इकलौती खिड़की सलाखों से घिरी थी और वो भी भीतर से मजबूती से बंद थी। और उसके बाद भी मिस स्टैंगरसन अंदर से मदद के लिए चिल्ला रही थी। क्या ये अजीब नहीं था? और फिर अचानक उनका चिल्लाना बंद हो गया। मुझे लगा कि शायद वो मर गई हैं, लेकिन मैं अभी भी अंदर से उनके पिता को कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हुए सुन रहा था। बर्नियर की पत्नी के साथ मैं वापस लैब की तरफ भागा। वो दरवाजा जिसको मिस्टर स्टैंगरसन और बर्नियर ने अपनी पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश की थी, अभी भी मजबूती से बंद था। लेकिन आखिरकार हमारी मिलीजुली कोशिशों से वो दरवाजा टूट गया और फिर हमने जो देखा उसे मैं आपको बिल्कुल वैसा का वैसा बताऊंगा। हमारे पीछे बर्नियर की पत्नी खड़ी थी,
जिसने लैब के एक बहुत तेज लैंप को हाथ में पकड़ा था, जिससे पूरा कमरा रोशनी से भर गया था। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि पीले कमरे का साइज बहुत ही छोटा है। मिस स्टैंगरसन ने उस कमरे को एक बड़े लोहे के पलंग, एक छोटी टेबल, एक नाइट कमोड, एक ड्रेसिंग टेबल और 2 कुर्सियों से सजा रखा है। उस तेज रोशनी में हम सब कुछ साफ साफ देख सकते थे। मैडम अपनी रात की पोशाक में बिखरे हुए बालों के साथ कमरे के बीचों बीच फर्श पर पड़ी हुई थीं। सारी टेबल्स और कुर्सियां बेतरतीब ढंग से उल्टी पड़ी थीं, जिससे यह साफ था कि कमरे के अंदर काफी संघर्ष हुआ था। उन्हें जरूर बिस्तर से खींचकर उतारा गया होगा। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उनकी गर्दन पर भयानक नाखूनों के निशान थे। उन नाखूनों से उनकी गर्दन का मांस करीब करीब उखड़ गया था। माथे के दाईं तरफ बने गहरे घाव से खून बहकर फर्श के ऊपर एक छोटा सा खून का तालाब बना रहा था। मालिक अपनी बेटी को इस हालत में देखकर घुटनों के बल बैठ गए और विलाप करने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अभी भी सांसें ले रही थी। इस बीच हम उस भयानक अपराधी को खोजने लगे जिसने हमारी मालकिन को मारने की कोशिश की थी। और सर, मैं कसम खाता हूं कि अगर हम उसे पकड़ लेते तो उसकी खैर नहीं थी, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। तो फिर कहाँ गया था वो? क्या वो भाग गया था? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमने हर जगह खोजा, बिस्तर के नीचे, फर्नीचर के पीछे, लेकिन कहीं भी कोई नहीं था। हालांकि हमें उस अपराधी के कुछ निशान जरूर मिले। दीवारों और दरवाजे पर खून से सने बड़े हाथों के निशान, फर्श पर खून से लथपथ एक बड़ा रुमाल, एक पुरानी टोपी और पूरे फर्श पर किसी लंबे चौड़े व्यक्ति के जूतों के निशान जो काले रंग के थे। वो व्यक्ति भागा कैसे, गायब कैसे हो गया? पीले कमरे में कोई फायरप्लेस भी नहीं था जिसकी चिमनी से वो भाग निकलता। दरवाजे से वो भाग नहीं सकता था क्योंकि वो अच्छी तरह से अंदर से बंद था, और उसके बाहर तो लैब में हम लोग मौजूद ही थे। अगर वो वहां से भागता तो हम उसे देख लेते, और मान लीजिए कि हमने उसे भागते हुए नहीं देखा किसी तरह से, तब भी अगर वो वहीं से ही निकला था तो फिर दरवाजे को अंदर से वापस बंद किसने किया? क्योंकि मैडम तो घायल होकर फर्श पर पड़ी थी, उनके लिए दरवाजा फिर से बंद करना संभव नहीं था। और वैसे भी वो ऐसा करती ही क्यों? मैं और बर्नियर जब उस छोटे से कमरे के हर कोने को छान रहे थे, बर्नियर की पत्नी हाथ में लैंप लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। उस समय भी किसी के लिए भी कमरे में छिपे रहना या दरवाजे से भाग जाना असंभव था। दरवाजा, जिसे बलपूर्वक खोला गया था, दीवार से चिपका हुआ था। किसी के लिए उसके पीछे छिपना भी असंभव था। फिर भी हमने उसके पीछे भी देखा और सुनिश्चित किया कि वहां कोई नहीं था। और जैसा कि मैंने पहले बताया, खिड़की भी मजबूती से बंद थी, उसके जरिए भी भागना नामुमकिन था। तो फिर क्या शैतान आकर मैडम की ऐसी हालत करके चला गया था? मुझे शैतान के अस्तित्व पर विश्वास होने लगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी आश्चर्यजनक था। हमने देखा कि मेरा रिवॉल्वर कमरे की फर्श पर पड़ा हुआ था। जी हाँ, मेरा रिवॉल्वर। इस घटना ने मुझे हकीकत की दुनिया में वापस ला दिया। शैतान मेरी रिवॉल्वर चुरा कर मैडम की हत्या करने की कोशिश क्यों करेगा? इसका मतलब ये था कि जिसने भी मैडम की हत्या करने की कोशिश की थी, उसने पहले छत के ऊपर जो मेरा कमरा है वहां जाकर मेरी ड्रॉअर से मेरा रिवॉल्वर निकाला था और फिर यहाँ पर आया था। फिर हमने रिवॉल्वर की जांच की और पाया कि उसमें से 2 कारतूस गायब थे, यानी उस आदमी ने 2 गोलियां चलाई थी। अब सौभाग्य से जब यह घटना घटी थी तब मैं लैब में मिस्टर स्टैंगरसन के साथ मौजूद था। उन्होंने अपनी आंखों से मुझे वहां बैठे देखा था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो बहुत मुसीबत में पड़ जाता, क्योंकि तब सबको मेरे ऊपर ही शक होता और मुझे जेल जाना पड़ता। बस डैडी जैक का ये बयान इतना ही था। इसके बाद अखबार के संपादक ने अपनी तरफ से ये कुछ वाक्य भी जोड़ दिए थे। हमने बिना किसी रुकावट के डैडी जैक को पीले कमरे में हुए अपराध के बारे में सारा विवरण बताने का मौका दिया था। उसने हमें अपनी भाषा में जो कुछ बताया हमने वो पाठकों के सामने रख दिया है। सिर्फ उसके बयानों में शामिल लगातार रोने की आवाज़ों को हटाकर, ताकि पाठकों को असुविधा ना हो। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि डैडी जैक अपने मालिक से बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके मालिक भी इसे जाने। हमने डैडी जैक से और भी सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ग्लैंडिए शैटो में अब मजिस्ट्रेट की जांच चल रही है, इसलिए अब शैटो के अंदर प्रवेश करना संभव नहीं है। शैटो को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। वे पूरे इलाके की तलाशी ले रहे हैं। शैटो के चारों तरफ फैले बाग, बलूत के पेड़ों की कतारें और पीले कमरे के सामने बने मुख्य दालान तक, ताकि शायद उन्हें कोई और जानकारी मिल सके जो उन्हें अपराधी को पकड़ने में मदद करे।
हम शैटो के गार्ड और उसकी पत्नी से भी पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसलिए हम सड़क के किनारे एक सराय में बैठकर कॉर्बेल के मैजिस्ट्रेट मिस्टर डी मार्क्यूए के जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो सराय शैटो के मुख्य द्वार से ज्यादा दूर नहीं थी। शाम के करीब 5:30 बजे हमने देखा कि मैजिस्ट्रेट और उनका क्लर्क शैटो से बाहर आ रहे थे। उनके घोड़ा गाड़ी में बैठने से पहले हमें उनसे ये सवाल पूछने का मौका मिला, मिस्टर मार्क्यूए, क्या आप इस मामले के बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे? देखिए, ऐसा करना तो असंभव है, उन्होंने कहा। हमें अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है जो सच्चाई का खुलासा कर सके, लेकिन हमें डर है कि ये जो जघन्य अपराध हुआ है उसका रहस्य कभी भी उजागर नहीं हो पाएगा। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि शायद पीले कमरे की दीवारों और छत की जांच से हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारी निराशा को उम्मीद में बदल दे। इसीलिए कल हम उस कमरे की दीवारों और छत की जांच करने का काम एक ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसने 4 साल पहले उस कमरे, लैब और मुख्य हॉल का निर्माण किया था। हमें अंदाजा है कि हमलावर कैसे कमरे के अंदर घुसा होगा। शायद वो दरवाजे के माध्यम से पहले ही अंदर आ चुका था और बिस्तर के नीचे छिपकर मिस स्टैंगरसन का इंतजार कर रहा था। लेकिन समस्या ये है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो भागा कैसे। वहां कोई भी सुरंग, कोई गुप्त दरवाजा, कोई छिपने की जगह, किसी भी तरह का कोई खुला हिस्सा नहीं मिला है। और अगर छत में कोई दरार नहीं है, फर्श में कोई अंडरग्राउंड रास्ता नहीं छिपा है, तो सचमुच हमें भी डैडी जैक की तरह शैतान के अस्तित्व पर विश्वास करना पड़ेगा। ये पूरा लेख इस वाक्य के साथ समाप्त किया गया था। हम जानना चाहते हैं कि डैडी जैक शैतान यानी बेते द्यू बों देव से क्या अभिप्राय रखते हैं। डॉन जॉन सराय के मालिक ने हमें इस बारे में बताया कि इसे एक अशुभ चिल्लाहट माना जाता है। गांव के लोगों के कहने के अनुसार माँ आंजेनू नाम की एक बूढ़ी महिला की बिल्ली रात के समय ऐसी चिल्लाहटें करती हैं। माँ आंजेनू एक सन्यासिनी है जो सेंट जेनेविएव की गुफा के पास जंगल के बीच एक कॉटेज में रहती हैं। तो चलिए, जांच अधिकारी के अनुसार हमारे तर्क की भलाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि कल इस रहस्य से जुड़ा कोई नया तथ्य मिल जाए। इसी बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि मैडम स्टैंगरसन, जो लगातार बेहोशी में बड़बड़ा रही हैं और स्पष्ट रूप से सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही हैं, हत्यारा हत्यारा, वो आज रात जीवित नहीं रह पाएंगी। इस लेख के छपने के तुरंत बाद ये घोषणा की गई कि सुरक्षा विभाग के प्रमुख प्रसिद्ध जासूस फ्रेडरिक लार्सन, जिन्हें लंदन में एक चोरी की जांच के लिए भेजा गया था, उन्हें तुरंत पेरिस लौटने के लिए टेलीग्राम भेज दिया गया है। दूसरा अध्याय। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है जिस दिन सुबह के समय युवा रूलेटा बिल ने मेरे बेडरूम में प्रवेश किया था। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात हो। उस समय सुबह के 8 बज रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर अखबार में ग्लैंडिये से संबंधित अपराध पर एक लेख पढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, मैं अपने पाठकों से अपने मित्र का परिचय कराना चाहता हूँ। मैं जोसेफ रूलेटा बिल को तब से जानता हूँ जब वो एक युवा पत्रकार के रूप में काम करने आया था। उसी समय मैं भी एक नए वकील के रूप में वकील परिषद में शामिल हुआ था और मेरे काम के सिलसिले में अक्सर मेरी उससे मुलाकात होती रहती थी। मुझे नहीं पता कि उसने इतनी कम उम्र में समाचार पत्र में अपनी जगह कैसे बनाई, क्योंकि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब वो सिर्फ 16.5 साल का था। ऑपकैम्प स्ट्रीट पर जब एक औरत की टुकड़ों में काटकर हत्या कर दी गई थी, तब उस औरत के शरीर के बाकी हिस्से तो मिल गए थे, लेकिन उसका बायां पैर नहीं मिल रहा था। और फिर अचानक एक दिन रूलेटा बिल वो बायां पैर लेकर समाचार पत्र माता के प्रतिद्वंद्वी एपोक अखबार के संपादक के पास पहुंच गया। पुलिस 1 हफ्ते तक उस पैर के टुकड़े को बेकार जगहों पर तलाशती रही थी, जबकि रूलेटा बिल ने वो पैर एक नाली से खोज निकाला था जहां जाने की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस खोज को अंजाम देने के लिए उसने अतिरिक्त सफाई कर्मी का वेश धारण कर लिया था, जिनको पेरिस शहर के प्रशासन ने सीन नदी के बाढ़ के पानी को निकालने के लिए नियुक्त किया था। जब उस महत्वपूर्ण पैर और उस बुद्धिमान युवक की असाधारण चतुराई का ये समाचार संपादक के पास पहुंचा, तो उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और फिर तुरंत ही उन्होंने उसे अपने अखबार में नौकरी पर रख लिया, 250 फ्रैंक प्रति माह पर। और जब संपादक ने उससे उसका नाम पूछा तो युवक ने बताया, जोसेफ जोसेफीन। ये कोई नाम नहीं हो सकता, संपादक ने कहा, लेकिन क्योंकि तुम्हें जो भी लिखना है
उस पर तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। वो बच्चे जैसा दिखने वाला युवा पत्रकार जल्दी ही वहां कई दोस्त बना चुका था, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती और हास्य प्रेमी था, जिसके कारण वो अपने गुस्सैल और जलन रखने वाले सहयोगियों का भी दिल जीत लेता था। अपराध से जुड़ी किसी खबर को इकट्ठा करने के लिए अदालत या उससे जुड़े कार्यालय में जाने से पहले पत्रकार अदालत के बार में इकट्ठा होते थे। इस युवा पत्रकार ने वहां पर भी जटिल और अस्पष्ट मामलों की गुत्थी सुलझाने वाले व्यक्ति के रूप में अच्छी खासी ख्याति कमा ली थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि सुरक्षा विभाग के ऑफिस तक उसके लिए रास्ते खुल गए। जब भी किसी मामले की जांच में रुकावट आती थी तो उसे ही बुलाया जाता था। अब उसके संपादक ने उसका नया नाम रख दिया था, जो था जोसेफ रूलेटाबिल, और अब सभी लोग उसे इसी नाम से बुलाया करते थे। मेरी उससे पहचान भी अदालत के बार में ही हुई थी। हम दोनों में बातचीत शुरू हुई और जल्दी ही मैं उसकी अक्लमंदी का कायल हो गया। उसके विचारों में एक ऐसी उत्कृष्टता थी जो मैंने आज तक किसी और में नहीं देखी थी। कुछ समय बाद मुझे एक अखबार क्राई दू बुलेवार्ड के कानूनी मामलों की जिम्मेदारी दी गई। पत्रकारिता में मेरी ये प्रविष्टि रूलेटाबिल के साथ मेरे संबंधों को और भी मजबूत कर गई। इसी दौरान रूलेटाबिल को एपॉक अखबार के कानूनी पत्राचार कॉलम को संभालने की अनुमति दे दी गई थी। मैं उसे कभी कभी कानूनी जानकारी प्रदान करके उसकी मदद करता था। इस तरह करीब 2 साल बीत गए। जितना मैं उसे ज्यादा जानता गया उतना ही वो मुझे अधिक पसंद आने लगा। उसकी लापरवाही और अजीब जीवन शैली के बावजूद उसकी उम्र के हिसाब से उसमें गंभीरता कुछ ज्यादा ही थी। वैसे तो अधिकतर समय वो खुश मिजाज और उल्लास से भरा दिखता था, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाता था। जब भी मैंने उससे इसका कारण जानने की कोशिश की तो वो हंसकर बात को टाल देता। एक दिन जब मैंने उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा तो ऐसा लगा कि उसने मेरी बात सुनी ही नहीं और वो वहां से चला गया। और उन्हीं दिनों के दौरान ये पीले कमरे की प्रसिद्ध घटना घटी। इस केस ने उसे एक अग्रणी पत्रकार और बेहतरीन जासूस के रूप में पूरी दुनिया में मान्यता दिलाई। मैंने पहले ही आपको बताया था कि 26 अक्टूबर 1892 की सुबह वो मेरे कमरे में आया था। उस दिन उसका चेहरा सामान्य से ज्यादा लाल था और उसकी आंखें मानो बाहर निकलने को हो रही थीं। कुल मिलाकर वो काफी उत्तेजित दिखाई दे रहा था। हाथों में पकड़े अखबार को हिलाते हुए उसने कहा, ये देखो सैन क्लेयर, क्या तुमने ये पढ़ा? क्या तुम ग्लैंडिए शैटो की घटना की बात कर रहे हो? मैंने पूछा। हाँ, पीले कमरे के रहस्य के बारे में तुम्हारा क्या विचार है सैन क्लेयर? मुझे तो लगता है कि ये किसी शैतान या बुरी आत्मा का काम है, मैंने कहा। वो थोड़ा चिढ़कर बोला, मजाक मत करो, ये गंभीर मामला है। असल में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है रूलेटाबिल, मैंने कहा। वो थोड़ी देर एक कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीता रहा, फिर बोला, ये केस बहुत ही ज्यादा अजीब है। तुम देखना, कमरे में कोई गुप्त रास्ता या दरवाजा नहीं मिलेगा और पीले कमरे का रहस्य और भी ज्यादा गहरा जाएगा, और इसी कारण से ये रहस्य मुझे और भी ज्यादा आकर्षित कर रहा है। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो रूलेटाबिल कि अपराधी कैसे भाग गया वहां से? मैंने पूछा। अभी नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि हमलावर ने उस रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि खुद मैडम स्टैंगरसन ने किया है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने हैरानी से पूछा। उसने कंधे उचकाए और बोला, क्या तुम्हें माता अखबार के लेख में ऐसा कुछ नहीं दिखा जो तुम्हें अजीब लगा हो? एक बंद दरवाजा जिसकी चाबी अंदर थी, क्या ये अजीब बात नहीं है? अरे पूरे लेख में यही एक चीज तो मुझे सामान्य लगी, मैंने कहा। क्या वाकई? और दरवाजे की कुंडी, वो भी कमरे के अंदर? जब ताला लगा हुआ था तो कुंडी की क्या जरूरत थी? मिस स्टैंगरसन ने असामान्य रूप से ज्यादा सुरक्षा अपनाई थी। मुझे पूरा यकीन है सैन क्लेयर कि वो किसी से डर रही थी, इसीलिए उन्होंने इतनी ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम किया था। यहां तक कि डैडी जैक को बताए बिना उसके रिवॉल्वर भी साथ ले आई। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी, यहां तक कि अपने पिता को भी नहीं। उन्होंने तय किया होगा कि वो अपने डर का सामना खुद करेंगी। फिर कमरे के अंदर हमलावर के साथ उनका संघर्ष हुआ और उन्होंने कुशलता से उसे गोली मारी, जिसकी वजह से उस हमलावर के खून से सने बड़े बड़े हाथों के निशान दीवार और दरवाजे पर मिले, क्योंकि वो व्यक्ति कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन कमी बस इतनी रह गई कि मैडम उसके हमले से बचने के लिए तुरंत उस पर गोली नहीं चला पाई और उनके माथे पर चोट लग गई। तो उनके माथे पर जो चोट लगी थी वो रिवॉल्वर से नहीं लगी? मैंने पूछा। अखबार में ऐसा कुछ नहीं लिखा है और मुझे भी नहीं लगता कि वो चोट रिवॉल्वर से लगी है। अगर तर्क से सोचा जाए तो रिवॉल्वर मैडम ने अपने हमलावर के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब सवाल ये है कि हमलावर ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था? उनके माथे के दाईं तरफ जो चोट थी वो ये दिखाती है
कि हमलावर उन्हें बेहोश करना चाहता था, लेकिन जब वो अपने मकसद में नाकाम रहा तो उसने उनका गला दबा दिया। मुझे लगता है कि हमलावर जानता था कि मैडम के कमरे के ऊपर अटारी में डैडी जैक रहता है और इसीलिए उसने कोई शोर ना करने वाला हथियार इस्तेमाल किया, जैसे कि एक छोटा भारी डंडा या एक हथौड़ा। लेकिन इन सब से ये तो साफ नहीं हो रहा रूलेटा बिल कि वो हमलावर पीले कमरे से भागकर कैसे गया। हाँ बिल्कुल, और यही रहस्य हमें सुलझाना है। मैं ग्लैंडिए शैटो जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? एपॉक ने यह मामला मुझे सौंपा है और मुझे जितनी जल्दी हो सके इसे सुलझाना है। लेकिन मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ रूलेटा बिल? वो ऐसे कि मिस्टर रॉबर्ट डार्जेक इस वक्त शैटो के अंदर हैं और मुझे एक बार उनसे बात करनी है। उसकी ये बात सुनते ही मैं जल्दी से तैयार होने के लिए चला गया। मैं मिस्टर रॉबर्ट डार्जेक को जानता था। एक सिविल मामले में मैंने उनकी काफ़ी मदद की थी। मिस्टर रॉबर्ट डार्जेक उस समय सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उनकी उम्र करीब 40 साल थी। वो स्टैंगरसन परिवार के साथ करीबी रूप से जुड़े हुए थे और पिछले 7 सालों से मिस स्टैंगरसन से विवाह करना चाह रहे थे। जब मैं कपड़े बदल रहा था, रूलेटा बिल बेचैनी से मेरे ड्राइंग रूम में टहल रहा था। मैंने आवाज़ ऊंची करते हुए उसे पूछा, क्या तुम्हें हमलावर की सामाजिक स्थिति के बारे में कोई अंदाज़ा है? उसने कहा, हाँ है। मुझे लगता है कि भले ही वो किसी उच्च पद वाला या बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति ना हो, लेकिन फिर भी वो है उच्च वर्ग का ही। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने पूछा। देखो, एक तैलीय टोपी, एक साधारण रुमाल और फर्श पर भारी बूटों के निशान, ये सारी चीज़ें उसी तरफ इशारा कर रही हैं। मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, समझ गया। एक ट्रेंड अपराधी कभी भी अपने पीछे ऐसे सुराग नहीं छोड़ेगा जो उसे फंसा सके। रूलेटा बिल मुस्कुराया और बोला, तुमसे मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है माय डियर सैंक्लेयर। अध्याय 3। आधे घंटे बाद हम दोनों ऑरलियंस स्टेशन पहुंचे और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगे। वहां प्लेटफॉर्म पर हमारी मुलाकात कॉर्बेल अदालत के मजिस्ट्रेट मिस्टर दी मार्क्यूए और उनके सहयोगी से हुई। मिस्टर मार्क्यूए ने पिछली रात पेरिस में ही बिताई थी, जहां स्काला में उनके लिखे नाटक की आखिरी रिहर्सल चल रही थी। ये नाटक उन्होंने एक नकली नाम से लिखा था, कास्टिगात रेडेनहो। असल में मिस्टर मार्क्यूए एक उच्च वर्ग के बुजुर्ग सज्जन थे, काफ़ी विनम्र और मजाकिया स्वभाव वाले। उनको पूरी जिंदगी बस एक ही चीज़ के प्रति गहरी रुचि थी और वो था स्टेज पर होने वाले नाटक। मैजिस्ट्रेट के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्हें केवल उन्हीं मामलों में दिलचस्पी हुई थी जो उनको नाटक के लिए किसी तरह की कोई प्रेरणा दे सकें। पीले कमरे का ये केस स्वाभाविक रूप से उनके नाटकीय मन को काफ़ी आकर्षित कर रहा था। वो पूरी तरह से इस केस में तल्लीन हो गए थे, एक जज के रूप में सच्चाई जानने के लिए नहीं, बल्कि एक नाटक प्रेमी के रूप में जो रहस्य और साजिश की तरफ एकदम से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने रूलेटा बिल को अपनी तरफ आते देखा, वो जल्दी से एक खाली डिब्बे में चढ़ गए, अपने सहयोगी को ये कहकर कि इस पत्रकार को मेरे डब्बे में बिल्कुल मत चढ़ने देना, और इसीलिए उनके सहयोगी ने डिब्बे के दरवाजे पर ही हम दोनों को रोक दिया। माफ़ कीजिएगा सर, ये डिब्बा रिजर्व है, उसने कहा। रूलेटा बिल ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, मैं एक पत्रकार हूँ सर, एपॉक अखबार के लिए काम करता हूँ। मुझे मैजिस्ट्रेट साहब से कुछ बात करनी है। अभी वो बिजी हैं, बात नहीं कर सकते, उनके सहयोगी ने कहा। अरे सर, आप यकीन कीजिए, जिस बारे में मैं उनसे बात करना चाहता हूँ वो उनके मौजूदा केस से जुड़ी हुई नहीं है। मैं किसी सनसनीखेज खबर के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तो मनोरंजन जगत का पत्रकार हूँ और आज शाम के अखबार में मुझे स्काला के नाटक पर कुछ लिखना है, इसीलिए मुझे मजिस्ट्रेट साहब से बात करनी है। ये सुनकर जज के सहयोगी मिस्टर मेलाइन ने हमें अंदर जाने की इजाज़त दे दी। जब हम अंदर पहुंचे तो मैजिस्ट्रेट ने बड़ी ही नाराज़गी से हमारी तरफ देखा। रूलेटा बिल तुरंत बोलना शुरू हो गया। आप नाराज़ मत होइए सर, असल में मैं यहाँ पर मिस्टर मार्क्यूए से नहीं, मिस्टर कास्टिगात रेडेनहो से बात करने के लिए आया हूँ। मैं आपके नाटकों का प्रशंसक हूँ और आपके नए नाटक के बारे में ही आपसे बात करने आया हूँ। ये कहकर रूलेटा बिल ने पहले मेरा परिचय दिया और फिर अपना। मैजिस्ट्रेट साहब मुस्कुराए और उन्होंने हमसे बात करना शुरू कर दिया। वो बड़े ही उत्साह से अपने नए नाटक के बारे में हमें बताने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि ट्रेन चल पड़ी थी। हमें अभी भी डिब्बे के अंदर देखकर वो हैरानी से बोले, ट्रेन चल पड़ी है, आप लोगों को उतर जाना चाहिए। रूलेटा बिल बड़े ही आराम से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं सर,
हमारी यात्रा तो अभी शुरू हुई है, अपनी मंजिल शैटो दी ग्लैंडिए की तरफ। मैजिस्ट्रेट के माथे पर बल पड़ गए। ओह समझा, तो आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप शैटो में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिस्टर स्टैंगरसन ने यह ऑर्डर दिया है कि किसी को भी उनके शैटो में प्रवेश ना करने दिया जाए। और आप ये जान लीजिए कि वहां पर काफ़ी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम है। कल भी एक भी पत्रकार शैटो के गेट से अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था। रूलेटाबिल ने फिर से बड़े ही आराम से कहा, अरे नहीं सर, मैंने आपको बताया ना, मैं तो मनोरंजन जगत का पत्रकार हूँ। मेरा उस केस से कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस वहां अपने पुराने घनिष्ठ मित्र मिस्टर रॉबर्ट डार्जेक से मिलने जा रहा हूँ। बेचारा रॉबर्ट, इस भयानक घटना से वो बहुत ही आहत हुआ होगा। वो मिस स्टैंगरसन से बहुत ही प्यार करता है। ये बात सुनते ही मैजिस्ट्रेट के चेहरे से शिकायत के सारे भाव दूर हो गए। वो अफसोस भरे स्वर में बोले, हाँ, उसकी दुखद स्थिति को देखना तो बहुत ही कष्टदायक है, लेकिन उम्मीद है कि मिस स्टैंगरसन की जान शायद बच जाएगी और मिस्टर रॉबर्ट के लिए ये काफ़ी राहत की बात होगी। असल में हम सभी यही उम्मीद कर रहे हैं। उनके पिता ने तो कल मुझसे ये भी कहा था कि अगर उनकी बेटी ठीक नहीं हुई तो वो भी शोक में जल्दी ही मर जाएंगे और उनके साथ ही उन्हें भी दफना दिया जाएगा। उनकी मौत से विज्ञान की प्रगति को कितना नुकसान होगा, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। रूलेटाबिल ने पूछा, मैडम के सिर पर जो चोट लगी है वो बहुत गंभीर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई चमत्कारी संयोग ही हुआ कि उस चोट ने उनकी जान नहीं ली। हालांकि चोट है बहुत ही घातक। तो इसका मतलब वो रिवॉल्वर से घायल नहीं हुई? रूलेटाबिल ने एक विजयी नज़र से मेरी तरफ देखते हुए कहा। और जैसे ही उसने ये बात कही, मैजिस्ट्रेट थोड़े असहज से हो गए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये कहते हुए उन्होंने हमारी तरफ से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। लेकिन रूलेटाबिल को अनदेखा करना आसान नहीं था। वो उनके पास गया और अपनी जेब से माता अखबार की एक कॉपी निकालकर उन्हें दिखाते हुए बोला, लेकिन मुझे एक बात कहनी है सर, और मैं बिना किसी अशिष्टता के आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आपने ज़रूर अखबार में दिया गया ये विवरण देखा होगा। क्या ये हास्यास्पद नहीं है कि आप ये बात कहें कि ये शैतान का काम है? मैजिस्ट्रेट तुरंत बोले, असल में बात ऐसी नहीं है। उस कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की है जिसमें ग्रिल लगी है, और ग्रिल पूरी तरह से सही हालत में है। कमरे में दरवाज़ा भी बस एक ही है जिसे तोड़कर बाद में अंदर प्रवेश किया गया था। फिर भी हमलावर मिला नहीं। बस इसीलिए मैंने इस तरह की कोई बात कह दी थी। मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। इसके बाद रूलेटाबिल कुछ नहीं बोला। वो गहरे विचारों में डूब गया। 15 मिनट के बाद उसने अचानक सवाल किया, मिस स्टैंगरसन ने उस रात अपने बाल कैसे बांधे हुए थे? मैजिस्ट्रेट ने थोड़ा हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है सर। उनके बाल रिबन से बंधे होंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि उस रात, जिस रात अपराध हुआ था, उन्होंने अपने बाल रिबन से ही बांधे थे। जज ने कहा, ओह, मुझे याद आया, और मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं मिस्टर रूलेटाबिल। मिस स्टैंगरसन ने उस रात अपने बालों को सिर के ऊपर पीछे की तरफ मोड़ के बांधा था। वो आमतौर पर इसी तरह अपने बाल बांधती हैं, एक जूड़े की शक्ल में। उनका माथा पूरी तरह से खाली था उस दिन, और मैं ये बात निश्चित तौर पर इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हमने उनके घाव का अच्छी तरह से निरीक्षण किया था। उनके बालों में कोई खून नहीं था, और उन पर हमला होने के बावजूद उनके बाल जरा भी नहीं बिखरे थे। वैसे ये बात काफ़ी अजीब है कि आप इस बात को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। क्यों भला? रूलेटाबिल ने निराश स्वर में कहा, ओह, अगर सच में उन्होंने अपने बाल रिबन से नहीं बांधे थे तो मुझे हार माननी पड़ेगी। वैसे उनके माथे पर जो घाव है, क्या वो बहुत गंभीर है? गंभीर नहीं, भयानक है वो। किस हथियार से हमला किया गया था उन पर, ये मैं नहीं बता सकता। ये एक गोपनीय जानकारी है। अच्छा, क्या आप लोगों ने वो हथियार बरामद कर लिया? मैजिस्ट्रेट ने कोई उत्तर नहीं दिया। और उनके गले पर जो चोटें आई हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? इस मामले में मैजिस्ट्रेट ने बड़ी आसानी से डॉक्टर की राय हमें बता दी। डॉक्टर के मुताबिक अगर हमलावर ने लड़की का गला कुछ और सेकंड दबाए रखा होता तो सांस रुकने से उसकी मौत हो गई होती। रूलेटाबिल ने अपना अगला सवाल किया, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं सर कि उस इमारत में कुल कितनी खिड़कियां और दरवाजे हैं? जज ने कहा, 5 खिड़कियां हैं। उनमें से मुख्य हॉल का दरवाज़ा इमारत का एकमात्र प्रवेश द्वार है। वो एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमेशा ऑटोमेटिक रूप से बंद रहता है। इसे ना तो बाहर से और ना ही अंदर से खोला जा सकता है। उस दरवाजे को खोलने के लिए 2 खास चाबियों की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ डैडी जैक
या मिस्टर स्टैंगरसन के पास रहती हैं। मिस स्टैंगरसन को उन चाबियों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि डैडी जैक अधिकतर समय लैब में ही रहता है और दिन में मिस मथेल्डा अपने पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाती। जब वो 4 लोग पीले कमरे की तरफ भागे और फिर लैब से उस कमरे में प्रवेश करने के लिए जो दरवाज़ा था उसे तोड़कर पीले कमरे के अंदर आए, तब मेन हॉल का दरवाज़ा हमेशा की तरह बंद था और उन 2 चाबियों में से एक डैडी जैक की जेब में थी और दूसरी मिस्टर स्टैंगरसन के पास थी। इसके अलावा उस घर में 4 खिड़कियां हैं, एक पीले कमरे की खिड़की, 2 खिड़कियां लैब की जो गांव की तरफ खुलती हैं और एक खिड़की मेन हॉल में है जो बगीचे की तरफ खुलती है। तब तो हमलावर उसी खिड़की से भागा है, रूलेटा बिल ने कहा। जज ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, आपको ये कैसे पता? रूलेटा बिल बोला, हम जल्दी ही ये भी जान लेंगे कि वो पीले कमरे से कैसे भागा था, लेकिन ये बात तो तय है कि घर से वो मेन हॉल की खिड़की से ही निकलकर भागा है। लेकिन आपको ये बात कैसे पता? जज ने फिर से पूछा। अरे ये तो बहुत ही आसान है सर। जिस पल उसे यह एहसास हुआ कि वो मुख्य दरवाजे से नहीं भाग सकता, तब उसके पास मेन हॉल की खिड़की से भागने के अलावा और कोई रास्ता था ही कहाँ। पीले कमरे की खिड़की गांव की तरफ खुलती है, इसीलिए उस पर लोहे की ग्रिल लगाई गई है और इसी कारण से लैब की खिड़कियों पर भी लोहे की ग्रिल लगी है। अब उन ग्रिल्स को तोड़कर तो वो भाग नहीं सकता था। इसीलिए मेरा मानना है कि उसने पीले कमरे से निकलने के बाद सिर्फ एक ही खिड़की ऐसी देखी जिस पर ग्रिल नहीं थी। वो थी मेन हॉल की बगीचे की तरफ खुलने वाली खिड़की। तो स्वाभाविक है कि वो उसी से भागा। इसे समझने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। मैजिस्ट्रेट ने थोड़ा प्रभावित होते हुए कहा, आपकी बात का तर्क तो सही है, लेकिन एक बात जो आप अनुमान नहीं लगा पाए हैं वो ये है कि मेन हॉल की उस खिड़की में लोहे की ग्रिल नहीं होने के बावजूद लोहे का शटर लगा हुआ था। वो लोहे का शटर एक लोहे की कुंडी से बंद था, लेकिन फिर भी हमारे पास सबूत है कि हमलावर उसी खिड़की के जरिए भागा है। मेन हॉल की अंदरूनी दीवार, खिड़की की चौखट और यहाँ तक कि फर्श पर भी खून के धब्बे पाए गए हैं और पैरों के निशान भी मिले हैं। मैंने उनको अच्छी तरह से जांचा और उनका नाप लिया और ये सुराग यही साबित करते हैं कि हमलावर उसी रास्ते से भागा था। लेकिन उसने ये कैसे किया? क्योंकि खिड़कियों के पल्ले उसके भागने के बाद भी अंदर से बंद थे। और फिर इस सब में सबसे अधिक भ्रमित करने वाली बात यह है कि हमलावर पीले कमरे के अंदर से बाहर निकला ही कैसे और फिर सबकी नजरों से बचते हुए लैब को पार करके मेन हॉल तक कैसे पहुंचा। ये असंभव घटना कैसे संभव हुई, ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि इस केस का समाधान लंबे समय तक नहीं मिल पाएगा, या यूं कहें कि इसका समाधान मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि हमलावर के भागने के बाद किसी ने खिड़की के पल्ले अंदर से बंद कर दिए हों, रूलेटा बिल ने कहा। एक पल के लिए मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अगर ऐसा होता तो हमलावर के किसी साथी की इमारत में उपस्थिति के सबूत भी होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। वैसे इस मामले में अगर मिस मथेल्डा से सवाल किए जा सकते तो काफी अच्छा होता, रूलेटा बिल ने पूछा। और उस अटारी का क्या? वहां पर भी जरूर कोई ना कोई भागने का रास्ता होगा। हाँ, वहां पर एक खिड़की है, या आप इसे स्काईलाइट कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी गांव की तरफ खुलती है इसलिए उस पर भी लोहे की ग्रिल लगाई गई है। ये ग्रिल भी बिना टूटी हुई बिल्कुल सही हालत में है और खिड़की के पल्ले जो अंदर की तरफ खुलते हैं वो भी बंद पाए गए थे। इसके अलावा हमें वहां से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे हमें संदेह होता कि हमलावर उस रास्ते से भागा है। कुछ देर तक सब लोग चुप रहे। फिर रूलेटा बिल बोला, अगर आपको अटारी में हमलावर के कोई भी निशान नहीं मिले हैं तो इसका मतलब ये है कि डैडी जैक का रिवॉल्वर हमलावर ने नहीं चुराया है। मैजिस्ट्रेट ने कहा, अटारी में डैडी जैक के पैरों के निशानों के अलावा किसी और के निशान नहीं मिले हैं। उसकी किस्मत अच्छी थी कि हमले के समय वो मिस्टर स्टैंगरसन के साथ लैब में था, वरना सबसे पहले वही शक के घेरे में आता। रूलेटा बिल बोला, तो इस दर्दनाक घटना में रिवॉल्वर की क्या भूमिका थी? ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उस हथियार ने मिस मथिल्डा को घायल करने के बजाय हमलावर को ज्यादा घायल किया है। इस सवाल ने मैजिस्ट्रेट को एकदम असहज कर दिया। उन्होंने कहा, मिस्टर स्टैंगरसन ने हमें बताया कि पीले कमरे के अंदर 2 गोलियां मिली थीं। एक गोली कमरे की दीवार में धंसी थी, जिस दीवार पर खून से सने बड़े बड़े हाथों के निशान थे उस दीवार में, और दूसरी गोली छत में धंसी हुई थी। छत में? ओह, छत में! ये तो बहुत ही दिलचस्प है, वाकई। रूलेटा बिल बुदबुदाया। फिर वो अपना सिगार सुलगाकर अपने विचारों की दुनिया में फिर से डूब गया। कुछ देर बाद ही हमारा स्टेशन आ गया
और हम सब नीचे उतर गए। जज और उनका सहयोगी एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। रूलेटाबिल ने एक कुली से पूछा, ग्लैंडिए शैटो तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा? करीब 1.5 घंटे का रास्ता है सर, बिल्कुल सीधा सीधा, कुली ने बताया। रूलेटाबिल ने मुझसे कहा, चलो दोस्त, चलते चलते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, मुझे थोड़ी सैर की ज़रूरत है। पहेली कुछ सुलझी? चलते चलते मैंने उससे पूछा। अरे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि और उलझ गई है। हालांकि मेरे दिमाग में एक योजना आई है, लेकिन इस समय मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता, क्योंकि उस योजना से 2 लोगों की जीवन मृत्यु का प्रश्न जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्या तुम्हें यह लगता है कि उस घर में हमलावर का कोई साथी था? मैंने पूछा। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे हमें ये कहने में खुशी होनी चाहिए कि हमारी मुलाकात जांच मजिस्ट्रेट से हो गई। क्या तुम्हें याद है कि मैंने उस रिवॉल्वर के बारे में क्या कहा था? बेचारी मिस मथिल्डा, वो एक महान महिला है और मुझे उनके लिए काफ़ी दुख हो रहा है। एक ऐसी महिला जो बड़े ही ऊंचे चरित्र वाली हैं, बहुत ही ऊंचे चरित्र की। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है रूलेटाबिल? क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि वो एक महान चरित्र की महिला है? क्योंकि उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ हमलावर का सामना किया, और सबसे महत्वपूर्ण कारण वो गोली है जो छत में धंसी पाई गई है। मैंने रूलेटाबिल की तरफ इस तरह से देखा मानो अचानक वो पागल हो गया हो, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई हास्यास्पद बात कह रहा है। उसकी तेज बुद्धिमान आंखों की चमक ने मुझे आश्वस्त किया कि उसका दिमाग पूरी तरह से सक्रिय है और उसकी बातों के पीछे कोई पर्याप्त कारण भी हैं। अब तक मैं उसे इतना तो जान ही गया था कि वो जो भी बातें कहता था वो बेमानी या बेवकूफ़ी भरी नहीं होती थी। उस समय चाहे वो मेरी समझ में ना आए, लेकिन बाद में जब वो अपने तर्क देकर उन्हें समझाता था तो मेरे लिए ये समझना मुश्किल हो जाता था कि मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं समझा। चौथा अध्याय। फ्रांस के तटीय क्षेत्र में स्थित शैटो डी ग्लांदिए इस प्रदेश के सबसे प्राचीन किलों में से एक है, जहां अभी भी सामंती युग का आर्किटेक्चर जीवित है। ये जगह इतिहास के एक जीवंत दस्तावेज की तरह प्रतीत होती है, जहां पर प्रोफेसर स्टैंगरसन और उनकी बेटी ने विज्ञान के भविष्य की नींव रखने के लिए अपना ठिकाना बनाया था। जंगल की गहराई में इस जगह की एकांतता ने उन्हें सबसे ज्यादा संतुष्टि दी थी। वो उम्मीद करते थे कि पुराने पत्थरों और विशाल ओक के पेड़ों के अलावा उनके श्रम और अन्वेषण को देखने वाला वहां कोई नहीं होगा। जिस घटना से जुड़कर हम यहाँ पर आए थे, वो घटना होने के 15 साल पहले मिस्टर स्टैंगरसन ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। उससे पहले काफी टाइम तक ये उपेक्षित पड़ी हुई थी। गांव के इस हिस्से में लोगों की रिहाइश भी बहुत ही कम थी। सड़क के किनारे कॉर्बेल की तरफ जाते हुए कुछ छोटे छोटे घर थे और एक सराय थी जो राहगीरों और गाड़ीवानों को आतिथ्य प्रदान करती थी। मिस्टर स्टैंगरसन इस जगह को अपने शोध के लिए चुनकर काफी प्रसन्न थे। वो हाल ही में अमेरिका से लौटे थे, जहां उनके रिसर्च ने काफी बढ़िया प्रभाव डाला था। विद्युत प्रक्रिया द्वारा पदार्थ का अपघटन, ये उनकी वो किताब थी जिसे उन्होंने फिलाडेल्फिया में प्रकाशित किया था। इस किताब ने वैज्ञानिक जगत में काफी विवाद पैदा कर दिया था। मिस्टर स्टैंगरसन की जड़ें असल में फ्रांस में थीं। उनके पूर्वज फ्रांस के नागरिक थे, लेकिन उनका खुद का जन्म अमेरिका में हुआ था। अपने काम के सिलसिले में उन्हें कई सालों तक अमेरिका में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद वो वहां से काफी पैसा कमाकर वापस लौट आए थे। अपनी असाधारण खोजों से जो पैसा उन्होंने कमाया था, उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करना उन्हें कभी से मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि वो मानवता के ऋणी हैं और उनकी प्रतिभा से जो कुछ भी उन्हें मिला है वो सार्वजनिक उपयोग के लिए ही होना चाहिए। जब वो अमेरिका से वापस आए और उन्होंने ग्लैंडिए शैटो खरीदा, उस समय मथिल्डा 20 साल की थीं। वो बहुत ही सुंदर थीं। उनके अंदर उनकी माँ की पेरिसियन सुंदरता थी, जो उसे जन्म देते समय ही मर गई थी। इसके अलावा उनके अंदर उनके दादा विलियम स्टैंगरसन के युवा अमेरिकी रक्त की प्रतिष्ठा और संपन्नता भी थी। फिलाडेल्फिया के नागरिक विलियम स्टैंगरसन ने जब एक फ्रेंच महिला से विवाह किया तो उन्हें पारिवारिक कारणों से फ्रांस की नागरिकता लेनी पड़ी थी। वही फ्रेंच महिला बाद में प्रसिद्ध स्टैंगरसन की मां बनी थी। युवा मथिल्डा मोहक सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों और दूध सी सफेद रंगत वाली अप्सरा जैसी सुंदर महिला थीं। उनके अलावा मिस्टर स्टैंगरसन का पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं था। अगर वो शादी करके उनसे दूर चली जाती
तो वो निश्चित तौर पर बहुत दुखी हो जाते, लेकिन फिर भी एक पिता के रूप में उनका ये कर्तव्य था कि वो अपनी बेटी की शादी के बारे में विचार करें, और वो उसके लिए पूरी तरह तैयार भी थे। फिर भी जब उनके दोस्त उम्मीद कर रहे थे कि वो अपनी बेटी को समाज में सबके सामने लाएंगे, तो उन्होंने खुद को और अपनी बेटी को ग्लैंडिये में सबकी नज़रों से छिपा लिया। कुछ दोस्तों ने इस पर आश्चर्य भी व्यक्त किया। उनके सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, ये मेरी बेटी की इच्छा है, मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। उसने खुद ग्लैंडिये के एकांत में रहने का फैसला किया है। तब तक मिस मथिल्डा अपने पिता के काम में सहायता करना शुरू कर चुकी थीं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस एकांत से बेहतर हम और कहाँ काम कर सकते हैं। उस समय ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि विज्ञान के प्रति उनका लगाव उन्हें इस हद तक ले जाएगा कि वो पिछले 15 सालों में मिले हर विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देंगी। दोनों पिता पुत्री इतना शांत जीवन जीते थे कि कभी कभी सिर्फ कुछ सरकारी स्वागत समारोहों या साल के कुछ विशेष समय में कुछ दोस्तों के निमंत्रण पर उन पिता और बेटी की जोड़ी को उनके बैठक कक्ष में देखा जा सकता था। तब वहां प्रोफेसर की ख्याति और मथिल्डा की सुंदरता चर्चा का विषय बन जाते थे। उस युवा लड़की की जबरदस्त संयमित प्रकृति ने शुरू में तो उससे विवाह के इच्छुक पुरुषों को ज्यादा निराश नहीं किया, लेकिन कुछ सालों बाद वो अपनी कोशिशों से थक कर हार मान गए। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो पूरे धैर्य और दृढ़ता से मथिल्डा को पाने के लक्ष्य पर अडिग रहा, और वो था रॉबर्ट डार्ज़ेक। वो लगातार मिस स्टैंगरसन के प्रति अपने प्रेम का इजहार करता रहा, ये जानते हुए भी कि वो शायद उससे कभी शादी नहीं करेगी। फिर अचानक एक दिन, वर्तमान घटना से कुछ हफ्ते पहले, पेरिस में ये अफवाह फैल गई कि मिस स्टैंगरसन आखिरकार मिस्टर डार्ज़ेक के प्रस्ताव को स्वीकार करके उन्हें शादी के लिए हाँ कह चुकी हैं। ये खबर इतनी अविश्वसनीय लग रही थी कि किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया। और फिर एक दिन जब मिस्टर स्टैंगरसन साइंस अकेडमी से बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने घोषणा की कि जैसे ही वो और उनकी बेटी पदार्थ के विघटन पर अपने रिसर्च का आखिरी विवरण पूरा कर लेंगे, तभी उनकी बेटी की शादी मिस्टर रॉबर्ट डार्ज़ेक के साथ ग्लैंडिये शैटो में निजी तौर पर संपन्न होगी। नया जोड़ा ग्लैंडिये में ही रहेगा और उनके नए दामाद उनके रिसर्च में उनकी मदद करेंगे। वैज्ञानिक जगत इस खबर से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उन्हें उस अजीब घटना का पता चला जिसमें मिस स्टैंगरसन की हत्या का प्रयास किया गया था, और जिसकी पुष्टि के लिए फिलहाल हम ग्लैंडिये शैटो आए थे। और इस वक्त हम किले के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। अध्याय 5। जब हम दोनों शैटो के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तभी हमारी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। वो जमीन की तरफ झुका हुआ बहुत ध्यान से कुछ देख रहा था। उसने हमारे आने पर ध्यान ही नहीं दिया। कभी वो इतना नीचे झुक जाता कि लगता था जैसे वो जमीन को छूने वाला हो, कभी सीधा खड़ा होकर दीवार को ध्यान से देखने लगता था। फिर उसने अपने हाथ की हथेली की तरफ देखा और तेज कदमों से चलने लगा। फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। रूलेटाबिल ने इशारा करके मुझे रुकने को कहा। अरे देखो, ये फ्रेडरिक लार्सन है, ये अपनी जांच कर रहे हैं। रूलेटाबिल लार्सन जैसे प्रसिद्ध जासूसों के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। उस समय लार्सन सबसे रहस्यमय और जटिल अपराधों के सबसे कुशल समाधानकर्ता के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि तब तक रूलेटाबिल को अपनी अनूठी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिला था। लार्सन की ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई थी। जटिल से जटिल मुकदमों की जांच के लिए उन्हें बुलाया जाता था। उनके जानने वाले उन्हें महान फ्रेडरिक के नाम से पुकारा करते थे। इस वक्त वो अपनी दाहिनी हथेली में जिस चीज को देख रहे थे, वो असल में उनकी घड़ी थी। वो घड़ी की मिनट की सुई की गति को ध्यान से देख रहे थे। फिर वो पीछे मुड़े और दौड़ते हुए वापस आए और बगीचे के फाटक के पास आकर रुक गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर से अपनी घड़ी को देखा और उसे अपनी जेब में रखकर हताशा से कंधे उचका दिए। उन्होंने बगीचे का फाटक खोला, फिर से बंद किया और ताला लगा दिया। रूलेटाबिल उनकी तरफ दौड़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे था। लार्सन के नजदीक पहुंचकर रूलेटाबिल ने उनका अभिवादन किया। क्या आप बता सकते हैं सर कि रॉबर्ट डार्ज़ेक इस समय शैटो के अंदर हैं या नहीं? पेरिस बार एसोसिएशन से उनका एक मित्र उनसे बात करने के लिए आया है। रूलेटाबिल से हाथ मिलाते हुए फ्रेडरिक लार्सन ने कहा, इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैंने उनको नहीं देखा। रूलेटाबिल बोला, शायद गार्ड हमें इस बारे में बता पाएगा। नहीं, गार्ड आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि आधे घंटे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रूलेटाबिल चिल्लाते हुए बोला, गिरफ्तार? तो क्या वही हमलावर था? फ्रेडरिक ने कंधे उचकाए और व्यंग्यात्मक स्वर में बोला,
जब आप असली हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो उसके साथियों को ढूंढ निकालने की लग्जरी का आनंद ले सकते हैं। क्या आपने ही उसे गिरफ्तार करवाया है मिस्टर फ्रेडरिक? नहीं, मैंने उसे गिरफ्तार नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उसका इस घटना से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि असल में इस अपराध में कोई सहायक था ही नहीं। रूलेटा बिल बोला, सही कहा आपने, मेरा भी बिल्कुल यही विचार है। लार्सन ने फिर से कहा, वैसे आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको शैटो के अंदर प्रवेश की अनुमति मिल पाएगी। देखिए मिस्टर लार्सन, आप मेरे पुराने मित्र हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप बस मुझे एक बार मिस्टर रॉबर्ट डार्जेक से मिलने की अनुमति दे दें। उसके बाद शैटो में प्रवेश की अनुमति मुझे अपने आप मिल जाएगी। फ्रेडरिक लार्सन 2 पल के लिए सोच में डूबे दिखाई दिए। तभी एक घोड़ा गाड़ी की आवाज आई। किले की दिशा से ये गाड़ी आकर गेट के पास ठीक मिस्टर लार्सन के पीछे रुक गई। हम इस गाड़ी को पहचान गए। ये वही गाड़ी थी जो जांच मजिस्ट्रेट और उनके क्लर्क को स्टेशन से यहाँ तक लेकर आई थी। लार्सन ने कहा, आहा, अगर आप मिस्टर रॉबर्ट डार्जेक से बात करना चाहते हैं तो बता दूं कि वो इसी गाड़ी में है। गाड़ी तब तक बगीचे के फाटक पर पहुंच गई थी और रॉबर्ट डार्जेक फ्रेडरिक लार्सन से फाटक खोलने का अनुरोध कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें एपिने से पेरिस जाने वाली अगली ट्रेन पकड़नी है, इसलिए वो थोड़ी जल्दबाजी में है। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने मुझे पहचान लिया। मिस्टर लार्सन गेट खोलने लगे और डार्जेक ने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ किस वजह से आया हूँ। मैंने देखा कि उनका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था और उनकी आंखों और चेहरे पर गहरे दर्द के निशान थे। मैंने तुरंत पूछा, क्या मिस मथिल्डा अब पहले से बेहतर है? उन्होंने कहा, हाँ, शायद वो बच जाएंगी, उन्हें बचना ही होगा। तभी रूलेटा बिल ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, सर, मुझे पता है कि आपको बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी है। फ्रेडरिक लार्सन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मिस्टर रॉबर्ट, क्या मैं अब जा सकता हूँ? क्या आपके पास दूसरी चाबी है या मैं आपको ये वाली चाबी दे दूँ? नहीं मिस्टर लार्सन, मेरे पास चाबी है, मैं ताला बंद कर दूंगा, आप जाइए। मिस्टर लार्सन किले की तरफ चले गए। मैंने रूलेटा बिल का रॉबर्ट डार्जेक से परिचय करवाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि वो एक पत्रकार है, उन्होंने मेरी तरफ नाराजगी से देखा और कहा कि उन्हें बस 20 ही मिनट के अंदर स्टेशन पहुंचना है, इसलिए वो वहां से जा रहे हैं। फिर उन्होंने सिर झुकाया और अपने घोड़े को चाबुक मारा। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। रूलेटा बिल ने लगाम पकड़ ली और घोड़ा गाड़ी को अपने मजबूत हाथों से रोक लिया। फिर जो बात उसने कही, उसका न कोई सिर था न पैर। वो बोला, गिरजाघर के निकट स्थित भवन ने रत्ती भर आकर्षण नहीं खोया, ना ही बगीचे ने अपनी चमक। और जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, मैंने रॉबर्ट डार्जेक को डर के मारे कांपते हुए देखा। वो जितना पीला पहले दिख रहा था, अब उससे भी ज्यादा पीला पड़ गया। उसकी आंखें डर से मेरे युवा दोस्त पर स्थिर हो गईं और वो बड़ी ही उत्तेजना के साथ गाड़ी से नीचे उतर आया। फिर हकलाते हुए बोला, आइए, अंदर आइए, चलिए। फिर वो किले से आने वाले रास्ते की तरफ वापस मुड़ गया, जबकि रूलेटा बिल अभी भी घोड़े की लगाम मजबूती से पकड़े हुए था। मैंने मिस्टर डार्जेक से कुछ शब्द कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जब मैंने रूलेटा बिल की तरफ देखा तो उसकी नज़रें कहीं और टिकी हुई थीं। दोस्तों, इस बहुत ही थ्रिलिंग मिस्ट्री की आगे की कहानी सुनने के लिए सुने द मिस्ट्री ऑफ द येलो रूम का दूसरा भाग।